रिजल्ट सीबीएसई 90 प्लस रिजल्ट पर 90 प्लस वाले कितने हैं? मालूम बता रहा हूँ मेरा रिजल्ट ठीक नहीं पता कि बता रहा हूँ साइंस नॉट आउट साइंस में तो बहुत लोगों के मार्क्स कम हुए रिलेटिवली में आई थिंक सो इट वुड बी अमंग द फर्स्ट ईयर जहाँ पे साइंस के मार्क्स रिलेटिवली लोगों के कम आए होंगे और मैथ्स के मार्क्स रिलेटिवली ज्यादा है। साइंस का पेपर भी अच्छा था वैसे बट क्या कि मुझे तो ज्यादा जल्दी नहीं आएगी सर एक हफ्ता पीछे चल रहा है कैलेंडर यहाँ पे एक हफ्ता आगे चल रहा है एक्चुअली टाइम ट्रैवल क्या बोलते कृतिका जी क्या है मार्क्स 10 के कृतिका जी कितना है 10 के आपकी आवाज मैथ्स 38 एंड साइंस 37 मैथ्स 38 साइंस 37 देखो कहाँ गए रे मार्क्स वार्क्स मैथ साइंस के मार्क्स नहीं जाने चाहिए टर्म तो करो अच्छे से अभी सभी लोग सेकंड वाला सवाल सॉल्व कीजिए स्पीड ऑफ लाइट स्पीड एच इज द प्लैंक कांस्टेंट है अरे आपस में बातें नहीं फोर्स वाला हाँ संतोष ये मेरे केबिन में ना ये होगी एशन एशन बोल रहा हूँ संगेज होगी मैकेनिक्स 1 लेके आना ना वो T-1 और
जिनका सॉल्व हो जाएगा हाथ ऊपर कर देना सेकंड वाला क्वेश्चन। कल से आप लोगों का मोस्टली केमिस्ट्री शुरू हो जाएगा। कीप बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बुक विथ यू फॉर टुमारो। केमिस्ट्री के लिए एक ब्लैंक रजिस्टर और एक फिजिक्स की बुक दोनों रखो। कुछ अगर कंसेप्ट बच गया आज तो फिर हो सकता है कि फिजिक्स हो, बट 99% यू विल बी हैविंग योर फर्स्ट क्लास फॉर केमिस्ट्री टुमारो। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्या हुआ? और बाकी लोगों का कहाँ अटकी गाड़ी? क्या हुआ मनीष जी? अबे इसमें कहाँ अटकी गाड़ी? साइंस में नहीं। बराबर है। हाँ, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर? ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन फोर्स की है, राइट हैंड साइड की भी डायमेंशन क्या रहेगी? फोर्स। अब ये टर्म और ये टर्म एडिशन में, तो दोनों के डायमेंशन क्या रहेंगे? फोर्स के सेम ही रहेंगे, फोर्स के ही रहेंगे। अब इसमें ये वाला टर्म तो डायमेंशन लेस है, तो इसका डायमेंशन किसके बराबर हो गया? फोर्स के। ये वाला टर्म भी डायमेंशन लेस है, तो इसका भी डायमेंशन फोर्स के। ए बाय बी बोला है, तो फोर्स का डायमेंशन अपन फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया? कट गया पूरा, तो वो क्या हो गया? m0 l0 t0। अब दूसरा हमने क्या बोला? ये जो ct वाला टर्म है c इंटू टी, ये डायमेंशन लेस है क्योंकि साइन के अंदर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? c का डायमेंशन क्या हो गया? t-1। तभी तो t के डायमेंशन को कट करेगा ना, ठीक है ना? c इंटू टी डायमेंशन लेस होना चाहिए। इसका डायमेंशन t की पावर 1 है, तो इसका क्या होना चाहिए? t की पावर -1। ये dx है, dx डायमेंशन लेस है, तो dx अगर डायमेंशन लेस है तो x का डायमेंशन क्या हो गया? L1। तो d का डायमेंशन क्या हो जाएगा? L-1। तो c बाई डी क्या हो जाएगा?
t minus 1 upon L minus 1, which is L1 t minus 1. क्लियर है क्या सबको? पक्का? हाँ, L माइनस 1 कैसे? ये L1 है और पूरी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, तो इसका जो डायमेंशन रहेगा उसका उसका रेसिप्रोकल ही रहेगा, ताकि दोनों कैंसिल हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन करने वाले एक लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों को और करना है। तो क्वेश्चन है, कैन फोर्स, मास and velocity be taken as फंडामेंटल क्वांटिटीज? क्या इन चीजों को फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला जा सकता है? क्या फोर्स, मास और वेलोसिटी, क्या ये चीजें फंडामेंटल क्वांटिटीज हो सकती है? हमें ये पूछा गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? कैन फोर्स, मास एंड वेलोसिटी बी टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज? तो हम लोग क्या बोलेंगे? मान लो, अब फंडामेंटल कब नहीं मान सकते? तो फंडामेंटल का मीनिंग क्या है कि इनका आपस में कोई डिपेंडेंस नहीं है, आपस में रिलेशन नहीं है कोई, जैसे मास और लेंथ का आपस में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए? इनका आपस में रिलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं फोर्स, मास और एक्सेलरेशन पूछ लेता तो आप बोल देते नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपको पता है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या मैं इनको फंडामेंटल क्वांटिटी मान सकता हूं? तो मैं इनको मान नहीं सकता, क्योंकि एक का फॉर्मूला बचे हुए के दो के टर्म्स में आता है, तो मैं इसको फंडामेंटल नहीं मान सकता। अब इसका हमको सर डायरेक्टली तो फॉर्मूला नहीं पता, बट आपको सारे फॉर्मूले भी पता नहीं रह सकते। हो सकता है कि इसका फॉर्मूला आपको पता ही नहीं हो, या हो सकता है इसका फॉर्मूला नहीं हो। तो उसका चेक करने का क्या मेथड है? तो चेक करने की मेथड है ना, थोड़ी सी ध्यान देना अच्छे से, है वही चीज जो हम लोग अभी तक कर रहे थे, बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया। हम क्या करेंगे? फोर्स को लिखेंगे मास की पावर ए और वेलोसिटी की पावर बी। ऐसा क्यों? तो हमने क्या किया, सिंपली बेसिकली हमको क्या चेक करना है, क्या ये तीनों आपस में रिलेटेड है? क्या मास इंटू वेलोसिटी फोर्स होता, मास अपॉन वेलोसिटी फोर्स होता, मास का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी होता क्या, या मास स्क्वायर इंटू रूट वेलोसिटी फोर्स होता है क्या? ऐसा कोई भी एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है क्या? अगर करता है तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं हो सकते, और अगर नहीं करता है तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज रह सकते हैं। तो अब ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, कैसे पता करेगा? हमने मान लिया कि करता है, मान ही लिया मैंने, फोर्स को बोल दिया m की पावर समथिंग, v की पावर समथिंग, तो मैंने मान लिया कि ये करता है। अब इसके बाद क्या किया मैंने? इसको मैंने अपने फंडामेंटल फॉर्म में कन्वर्ट किया, m1 l1 t minus 2 इज इक्वल्स टू m की पावर a, वेलोसिटी क्या है? l1 t minus 1 की पावर b। तो m1 l1 t minus 2 इज इक्वल्स टू m की पावर a, l की पावर b, t की पावर माइनस b। अब आप क्या करेंगे? दो टर्म्स को, दो अननोन है, एक a और एक b, दो इक्वेशंस को रिलेट करो। जैसे इसको और इसको रिलेट किया तो क्या आ गया? a इज इक्वल्स टू 1। उसी तरीके से इसको और इसको रिलेट किया तो दो को रिलेट करके a और b आ गया। अब तीसरे को रिलेट करो तो -2 इज इक्वल्स टू -b, b इक्वल्स टू 2। अब ऐसा हो सकता है क्या कि b 1 भी रहे और b 2 भी रहे? b या तो 1 रहेगा या तो 2 रहेगा, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये रिलेशन कहीं ना कहीं
गलत है। ये रिलेशन पूरा सही होने के लिए क्या होना पड़ेगा, कहीं पे बी की वैल्यू 1 होनी चाहिए, कहीं पे बी की वैल्यू 2 होनी चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या ये रिलेशन वैलिड है? नहीं। तो हमने जो माना था कि ये रिलेशन है, तो ये रिलेशन क्या हो गया, दिस इज इनवैलिड, नॉट वैलिड। तो इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अगर आपस में कोई रिलेशन रहेगा तो फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं आएगी। रहेगा तब कैसे दिखेगा, रहेगा तब क्या होगा, तो हमने मान लिया फोर्स इज इक्वल्स टू मास की पावर ए इंटू एक्सेलरेशन की पावर बी। हमको पता है इसमें रिलेशन है, चेक करते हैं कैसे दिखेगा इस समय पे। तो ये क्या हो जाएगा, m1 L1 t minus 2 is equals to m की पावर a, acceleration is what, L1 t minus 2 की पावर b। m1 L1 t minus 2 is equals to m की पावर a, l की पावर b, t की पावर minus 2b। अब लगाओ कंपैरिजन, a is equals to 1, कंपैरिजन लगाओ, b is equals to 1। अब तीसरे इसमें लगाओ, -2 is equals to -2b। तो इससे भी क्या आ गया, b की वैल्यू सेम आएगी। तो इसका मतलब जब a 1 डालेंगे और b 1 डालेंगे तब ये रिलेशन वैलिड है। तो ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो क्या ये फंडामेंटल क्वांटिटीज मानी जा सकती है, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन? नहीं। बट यहां पे ये रिलेशन वैलिड होने के लिए, लेंथ को मैच कराने के लिए b की वैल्यू 1 चाहिए। बट b की वैल्यू 1 लूंगा तो टाइम मैच करेगा क्या, b की वैल्यू 1 लूंगा तो टाइम की पावर यहाँ -2 है, यहाँ टाइम की पावर -1 है, मैच नहीं कर रहा। अगर b की वैल्यू 2 ले लूंगा तो टाइम मैच कर जाएंगे, बट यहाँ लेंथ की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ लेंथ की पावर 1 है, तो वो मैच कर रहा क्या, नहीं कर रहा। तो ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जिसपे सभी चीजें मैच कर जाए। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक दिस एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। समझा गया? अरे बोलो, पक्का? नोट करो। हमको, आप कोई भी दो टर्म्स को, एक टर्म को किसी भी दो के टर्म में लिख लो। आप बोलोगे सर आपने फोर्स को मास की पावर ए वेलोसिटी की पावर बी की लिखा, आपको बुरा लग रहा है, आप लिख लो मास को फोर्स की पावर ए वेलोसिटी की पावर बी, या वेलोसिटी को लिख लो मास की पावर ए फोर्स की पावर बी। आपको एक दूसरे के टर्म में एग्जिस्ट कर रहा है क्या, चेक करना है। तो अगर फोर्स मास, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है तो आप उसको ऐसे लिखो, या फिर मास इज इक्वल टू फोर्स बाय एक्सेलरेशन लिखो, या एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास लिखो। बात तो एक ही, रिलेशन तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। इसमें ए और बी 1-1 आ गए, ये रिलेशन माना होता तो ए 1 आता था, बी -1 आ जाता था, ये रिलेशन माना होता तो ए 1 आता था, बी -1 आ जाता था। तो किसी भी फॉर्म में रहे, हमने क्या बोला, हमने बोल दिया कि ये आपस में कोरिलेटेड है। फिर हमने चेक किया तो कोरिलेटेड रहने के लिए हमको पता चला A1 रहना चाहिए, तो हमने बोला ठीक है A1 रख लेंगे। फिर L की वैल्यू मैच करने के लिए हमको पता चला B1 रखना चाहिए, तो हम बोलेंगे चलो ठीक है A1 B1। बट जैसे ही मैंने A1 और B1 रखा, मेरे टाइम का डायमेंशन मैच नहीं करता है। तो क्या ये वैल्यू मैच कर जाएगी? नहीं, ये मैच नहीं करेगी। तो दिस इज नॉट अ वैलिड रिलेशन। तो ये रिलेशन वैलिड नहीं है, इसके लिए डायमेंशनल फंडामेंटल क्वांटिटीज इनको मान सकते हैं। जो आपस में डिपेंडेंट है उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं मान सकते। फोर्स और मास एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना चाहिए। अगर फोर्स इज इक्वल टू मास का स्क्वायर, मास का क्यूब, या अंडर रूट मास, या 5 टाइम्स मास, ऐसा होता था तो इट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम। दो क्वांटिटीज रिलेटेड तो रहेगी, ऐसा नहीं है नहीं रहेगी। जैसे तू लेंथ और टाइम लेता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो नहीं, कैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस टाइम पे डिपेंडेंट हो गया ना एक तरीके से। जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से हम बोल रहे हैं कि फोर्स और मास डिपेंडेंट है, तो डिस्टेंस भी स्पीड इनटू टाइम है, तो डिस्टेंस और टाइम भी डिपेंडेंट हो जाने चाहिए थे। बट वो दो आपस में सिर्फ डिपेंडेंट नहीं है, तीसरा फैक्टर भी है।
तो इसके लिए जब फोर्स, मास, एक्सेलरेशन तीनों आ गए तो प्रॉब्लम है, तो हमने रिजेक्ट कर ही दिया। अगर हमें मोमेंटम, मास, वेलोसिटी करता फिर रिजेक्ट कर देता था, क्योंकि आपस में वो तीन है तो तीनों आपस में कोरिलेटेड रहनी चाहिए। ये सब क्या है, अभी नया नया है ना, इसके लिए थोड़ा आप लोगों को थोड़ा अगर टिपिकल लग रहा होगा तो नया नया इसके लिए ये है। बाद में तो क्या हो जाएगा, ये सब रिलेशंस पता रहेंगे तो थोड़ा आपको ऐसे डिफरेंट नहीं लगेगा। और जब तक के हम लोग मोशन चालू नहीं करेंगे तब तक के चीजें सारी आपको ऐसे थोड़ी नई नई लगेगी। सभी चीजें आप लोगों ने उसका बैकग्राउंड पढ़ा हुआ नहीं है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा, हम वेक्टर्स पढ़ने वाले कभी नहीं पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ा, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ा, बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ा, एरर्स पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ा। तो ये चीजें थोड़ा सेटल होने के लिए टाइम लेगी, बट 3 महीने बाद ऐसे लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान चीजें थी, कहाँ इसके लिए हम टेंशन ले रहे थे। ये अलग बात है कि 3 महीने बाद नई चीजें आएगी जो अलग से परेशान करेगी, बट जो पुरानी चीजें है वो बुरा लगना कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप ऑब्वियसली समझ के कर रहे हैं अभी तो ऐसा नहीं है कि बिना समझेंगे, बट अगर थोड़ा टिपिकल लग रहा है तो ठीक है, आपको कोई यानी उतना बुरा मानने की बात नहीं है। एक बेसिक करना कैसे इतना आपको समझना चाहिए। और फिजिक्स की फील जो बोलते हैं कि फिजिक्स का एक्चुअली इट इज अ वेरी अंडरस्टैंडिंग और वेरी जो बोलेंगे हम लोग इमेजिनेशन और अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट है। जब तक के मोशन शुरू नहीं होता तब तक के हम ये सब जो भी पढ़ रहे हैं फिजिक्स में पढ़ जरूर रहे हैं, बट दैट इज नॉट फिजिक्स। उसकी कोई फील आना, यूनिट्स की फील आना इज नॉट दैट। ये यानी मोशन में फील आ सकती है कि भाई फास्ट जा रहा, स्लो जा रहा, क्या हो रहा, मोशन इमेजिन कर सकते हैं। यूनिट्स इमेजिन करने वाली चीज नहीं है। तो वो वाला पार्ट ऑफ फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां से हमारा असली फिजिक्स चालू होगा। ये सब तो हम लोग अभी ये और उसके बाद में छुट्टियों के बाद भी मिलेंगे तो हम लोग 15 दिन, महीने भर तो क्या सिर्फ बैकग्राउंड बनाने के लिए ही हमको टाइम लग जाएगा हमारा। अब एक डायमेंशंस का एक और यूज जो करते हैं हम लोग, वो यूनिट कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं। जैसे एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से मैं अगर शुरू करूं तो मुझे 100 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है, डाइन्स में। तो वैसे तो आप लोगों को ऑलरेडी ज्ञान है, तो आप बहुत ही खुशी खुशी 100 न्यूटन को 100 इंटू 1 न्यूटन लिखेंगे, फिर बोलेंगे 1 न्यूटन क्या होता है, 10 की पावर 5 डाइन्स। पढ़ा है ना? अरे 9वीं पास होगी फेल हो? पास है क्या? तो फिर पढ़ा होगा ना 9वीं में। तो एग्जाम तो हमने दी नहीं, कहाँ पढ़ाई वढ़ाई तो की नहीं कुछ भी 9वीं में। बढ़िया। तो 100 न्यूटन क्या हो गया, 10⁻⁷ डाइन्स। ये रिलेशन होता है, आप लोगों को नहीं भी पता होगा तो हम लोग जब हमारा पढ़ेंगे तब हम हमारा निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब ये तो न्यूटन का आपको पता था तो आपने कर लिया। कहीं मैं यहाँ पे कोई तो भी गंदा सा यूनिट लिख दूं, केजी पर मीटर क्यूब इंटू सेकेंड स्क्वायर, उसको कन्वर्ट करो सीजीएस यूनिट में, तो उसका कोई कन्वर्जन याद तो कर नहीं रखा है आपने। तो डायमेंशन से हम लोग कैसे करते हैं, हम बोलते हैं N2 डाइन्स इज इक्वल्स टू N1 न्यूटन। ठीक है, अब इसको डाइन भी है तो एक तरीके से वही M2 L2 T2 -2। 2 क्यों लिखा, क्योंकि सीजीएस यूनिट वाले लेने, इसके लिए मैंने इसको 2 लिख लिया। ये एक अलग सिस्टम में लिया मैंने, सभी सीजीएस में लिखा है एमएलटी को। और यहां पे न्यूटन को मैंने क्या लिखा, M1 L1 T1 की पावर -2।
क्या किया मैंने? कुछ नहीं, दोनों के जो डायमेंशन थे वो लिख दिए। दोनों के डायमेंशन क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, क्योंकि अलग डायमेंशन वाली क्वांटिटी कन्वर्ट भी नहीं हो सकती ना। 500 किलो को आप 5000 किलो को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। मीटर पर सेकंड को मिलीमीटर पर सेकंड, मिलीमीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर आवर, इन सब में आप कितना भी खेल लोगे, बट क्या आप उसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हो, केजी पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं। तो जब यूनिट सेम ही रहेगा, एट द एंड ऑफ इट सिर्फ एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम या कोई और सिस्टम में जाएंगे तो क्या चेंज होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम रहेगा। इस वाले सिस्टम में हमने क्या किया है? मास को किस में गिना है? ग्राम में। इस वाले सिस्टम में हमने मास को केजी में गिना। इस सिस्टम में हमने लेंथ को सेंटीमीटर में गिना। इस सिस्टम में हमने लेंथ को मीटर में गिना। यहां हमने टाइम को सेकंड में गिना, यहां हमने टाइम को सेकंड में गिना। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता कि इसमें आपने ग्राम में सेंटीमीटर में गिना है? क्योंकि मुझे पता है टाइम सीजीएस यूनिट है। मेरा क्वेश्चन था, क्या था मेरा क्वेश्चन? कन्वर्ट 100 न्यूटन इनटू सीजीएस सिस्टम। तो मुझे पता था कि मुझे सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए मैंने इन सबको सीजीएस में लिया। समझा क्या यहां तक? अब मैं M2 को क्या लिख सकता हूं? 100 इंटू M1 बाय M2 इंटू L1 बाय L2 इंटू T1 अपॉन T2 की पावर -2। क्लियर है क्या? लिख सकता हूं क्या ये? क्या किया मैंने? M2 L2 T2 -2 यहाँ पे डिवीजन में लेके गया। M2 के M1 के नीचे M2 वाला टर्म लिखा, L2 के नीचे L1 के नीचे L2 वाला टर्म लिखा, T1 के नीचे T2 वाला टर्म लिखा। क्लियर है क्या? अब ये किस में है? मीटर में। ये किस में है? अबे मीटर में नहीं है, केजी में। M क्या है? मास है ना, तो ये किस में है? केजी में। ये किस में है? ग्राम। केजी और ग्राम में क्या रिलेशन है? 1 kg इज 1000 ग्राम, बराबर। तो ये क्या है? 1 M1 इक्वल्स टू 1000 M2। तो M1 बाय M2 कितना हो गया? 1000। बुरा लग रहा है लोगों को, मैं एक बार फिर से ये करता हूं। मेरा रिलेशन क्या था? N2 इज इक्वल्स टू 100 इंटू M1 बाय M2 इंटू L1 बाय L2 इंटू T1 बाय T2 की पावर -2। यहां तक कोई डाउट किसी को? ये रिलेशन कैसा है? सबको समझा है? 100 न्यूटन हमने लेके 100 न्यूटन का एग्जांपल कर रहे हैं। 100 के बदले आप N1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 वाली क्वांटिटी सब SI और 2 वाली सारी CGS यूनिट। तो मैंने क्या बोला बेटा? 1 kg कितना होता है? 1000 ग्राम। तो हमने बोला सर हमको तो केजी और ग्राम में दिया नहीं है, तो हमने क्या बोला? SI में दिया, SI में M1 बोल दिया, CGS में उसको M2 बोल दिया। पूछा क्या था? चाहिए क्या था? M1 बाय M2। तो M1 बाय M2 चाहिए, तो क्या हो गया? 1 M1 बाय M2 इज 1000। 1 M1 बाय M2 इज 1000। तो ये हो गया 100 इंटू M1 बाय M2 के बदले क्या लिखा मैंने? क्लियर है क्या सबको? L1 बाय L2, तो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो हम लोग बोलेंगे 1 मीटर यानी क्या हो जाएगा? 1 L1 इज 100 L2, L1 बाय L2 इज 100।
और T1 T2 तो दोनों क्या है, सेकेंड्स ही है, तो उसको तो 1 ही आ गया। तो इसके लिए N2 कितना आ गया, 100 इंटू ये 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 क्या हो गया, 10 की पावर 5। ये कन्वर्जन तो हमको ऑलरेडी पता था, ये हमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस या डायमेंशंस का यूज करके भी निकाल लिया। आप बोलेंगे सर इसका क्या पर्पस है, इसका उतना पर्पस आपको बहुत ज्यादा नहीं है, बट मान लो कन्वर्ट 5 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर टू ग्राम मिलीमीटर स्क्वायर पर मिनट का स्क्वायर। ये कोई स्टैंडर्ड कन्वर्जन नहीं है। रिलेशन याद है क्या, नहीं याद है, काम ही नहीं है याद करने का, याद किया ही नहीं हमने कभी जिंदगी में ये रिलेशन। तो हम क्या बोलेंगे, 5 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब डायमेंशन क्या हो गया, m1 l2 t-2। इसमें क्या हो गया, इसको सबको क्या मान लिया, सिस्टम 1। निकालना किसमें है, उसमें मान लिया n, डायमेंशन तो वही रहेगा, बस m2 l2 t2 आ जाएगा, उसका स्क्वायर और इसकी पावर -2। समझ रहा है क्या किया मैंने, जो गिवन क्वांटिटी थी उसका डायमेंशन लिखा, उसका डायमेंशन लिखते समय सभी MLT के नीचे 1 1 1 लगा दिया, जो निकालना था उसका डायमेंशन सेम ही था, वही डायमेंशन लिखा, बट उसके MLT के नीचे 2 2 लिखा दिया। जहां 2 है, जहां M2 है, मतलब मास किस में गिना गया है, ग्राम में। जहां मास M1 लिखा गया है, वहां पे मास किस में गिना गया है, केजी में। जहां यहाँ लेंथ को L2 लिखा है, इसमें L को किस में गिना गया है, मिलीमीटर में। जहां L1 लिखा गया है L को, उसमें लेंथ को किस में गिना गया है, मीटर में। जहां टाइम को T2 लिखा गया है, वहां टाइम को किस में गिना गया है, मिनट्स में। जहां टाइम को T1 लिखा गया है, वहां टाइम को किस में गिना गया है, सेकेंड्स में। अब कन्वर्ट करना है, n निकालना है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 बराबर है क्या, कोई डाउट नहीं है यहां तक। कोई क्वांटिटी नहीं है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, वैसे तो यही है, एनर्जी है। वो कोई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, मैंने कोई रैंडम यूनिट लिख दिया जिसमें निकालना है मुझे किसी क्वेश्चन के हिसाब से। अब M1 और M2 का रिलेशन क्या है, M1 क्या है, 1 kg इज 1000 ग्राम। kg को हम लोग लिखते हैं M1 इज इक्वल टू 1000 M2। तो M1 बाय M2 कितना हो गया, 1000। L1 बाय L2, L1 क्या है, 1 मीटर, L2 क्या है, कितना कितना 1 मीटर कितना होता है, 1000 मिलीमीटर। मिलीमीटर में कन्वर्ट करना था, तो 1 मीटर को क्या लिखा, 1000 मिलीमीटर। तो ये क्या हो गया, 1 L1 इज 1000 L2, L1 बाय L2 इज, बट हमको सिर्फ L1 बाय L2 नहीं था, L1 बाय L2 का स्क्वायर था, तो इसका स्क्वायर मारेंगे। क्लियर है क्या सबको, T1 बाय T2, ये सब्ट्रैक्शन नहीं, कंफ्यूज मत हो जाना। T1 बाय T2, तो 1 सेकेंड, या इसको उल्टा लिखते हैं। अब 1 सेकेंड कितने मिनट नहीं होता, 1 मिनट 60 सेकेंड होता है। अब मिनट कौन सा सिस्टम है, T1 है कि T2 है, इज इक्वल टू 60 T1। T2 डिवीजन में गया तो 1 बाय 60 इज T1 बाय T2। तो T1 बाय T2 क्या हो गया, 1 बाय 60।
इसकी पावर -2 है। अब इसको कैलकुलेट करना है तो गणित है, आपको गणित अच्छे से आता है तो आप कर लोगे, नहीं एक्सपोनेंट में कंफ्यूजन है तो कर लेंगे, बाद में क्लियर करके फिर करेंगे। बट इसके बाद तो क्या है, प्योर मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंट्स है। क्लियर है क्या सबको? इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये बड़ा भारी सा नंबर आएगा, 18 × 10⁻12 ग्राम मिलीमीटर स्क्वायर पर मिनट का। ये वाला जो कन्वर्जन है ना, ये वाला कन्वर्जन, ये कन्वर्जन के लिए मेथड लिया हुआ बहुत काम का है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि टाइम को 1 सेकेंड को 1/60 मिनट्स डालना है, वहां पे 1/60 डालना है, 60 डालना है। बहुत लोगों को क्लिक कर भी जाता है, काफी लोगों को कंफ्यूजन भी होता है, उसमें बहुत गलतियां होती है। तो ये क्या हो गया हमारा, स्टेप बाय स्टेप एकदम रूटीन मैकेनिकल अप्रोच हो गया। अप्रोच सेट कर लिया, क्वेश्चन आया यूनिट कन्वर्ट करने का, बिंदास कन्वर्ट हो जाएगा। बट इसमें नहीं प्रॉब्लम है, कौन से सिस्टम में M1 M2 कहां पे क्या लिया है वो बराबर ध्यान देना। वो बराबर ध्यान नहीं दोगे तो ये मेथड गलत हो जाएगी। दोनों के अपने अपने ये है, ये मेथड से कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि 60 लेना है, 1/60 लेना है, क्या करना है, 60 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, 60 के स्क्वायर से डिवाइड करना है, 1/60 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, 1/60 के स्क्वायर से डिवाइड करना है। वो कंफ्यूजन काफी बार बहुत रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जहां मल्टीप्लाई करना होता है वहां डिवाइड कर देते हैं या कुछ उल्टा कर देते हैं। तो ये अप्रोच से वो कंफ्यूजन अवॉइड हो जाएगा। बट इसमें बस ध्यान देने का ये है कि मैं सिली मिस्टेक में M1 M2 कहीं पे कुछ गलत नहीं ले लिया। वो अगर हमने ध्यान दे दिया तो ये मेथड से हम हमारे जो कंफ्यूजन है उसको अवॉइड कर पाएंगे। क्लियर है? ये क्वांटिटी दी है ना, केजी मतलब क्या हो गया, मास, तो m की पावर 1। मीटर का स्क्वायर, मीटर यानी लेंथ, तो l की पावर 2। सेकेंड्स का स्क्वायर, t की पावर 2 डिवीजन में, तो इसके लिए t की पावर -2। क्लियर है क्या? बोलिए सर। कहां पे माइनस लिखा है? कुछ नहीं है, वो गलती से माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है क्या सबको? कोई कंफ्यूजन किसी को? इसको बाद में डीपना है, एक क्वेश्चन लिखा था हूं मैं पहले, वो डीपो। देखो, सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम, suppose we employ a system in which the unit of mass equals 100 kg, the unit of length equals 1 kilometer, and the unit of time 100 second, and call this unit of energy
unit of energy as JE, then what is the relation between JEE and Joule? कुछ भी नाम देना था, नाम दे दो, कुछ भी, उसको एक नया नाम दे दिया हमने, तो हमको उस नए नाम वाले यूनिट का रिलेशन किसके साथ बताना है? जूल के साथ। मैं बताता हूं, लगे तो ये वाला क्वेश्चन पढ़िए रे बेटा, पढ़ रहे, पढ़ना। एक मिनट। तो ये जो नया सिस्टम है, हमने सबसे पहले क्या किया? 1 जूल। जूल मतलब क्या होता है? जूल इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका डायमेंशन क्या हो गया? m1 l2 t-2। हमने मान लिया ये मेरा पहला वाला सिस्टम है, स्टैंडर्ड। नए सिस्टम में कितनी वैल्यू है वो निकालना है मुझे, उसको एनजेई बोला है मैंने, वो क्या रहेगा? उसका भी डायमेंशन तो वही रहेगा, m2 l2 t2 -2 और 2। फिर हमको क्या बोला है? अब पढ़, सपोज इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, नया जो मास है, तो 1 m2 इक्वल्स टू 100 kg, kg मतलब m1। कंफ्यूजन नहीं है? यूनिट ऑफ मास इक्वल्स 100 kg, तो 1 m2 इज इक्वल्स टू 100 m1। आगे, तो नई सिस्टम की यूनिट ऑफ लेंथ L2 जो है वो कितना है? 1 किलोमीटर। बट किलोमीटर मेरा L1 नहीं है, किलोमीटर मेरा L1 नहीं है। L1 क्या है? आपको एक स्टेप में बुरा लग रहा है तो 1 L2 इज 1 किलोमीटर। अब वो 1 किलोमीटर को मैंने लिखा 1 इंटू 1000 मीटर, तो वो हो गया 1000 इंटू मीटर, तो क्या है मेरा? L1। करना क्या था? सिंपल काम करना था, L2 L1 में रिलेशन निकालना था, निकल गया। 1 L2 इज 1000 L1 और यूनिट ऑफ टाइम इज 100 सेकेंड्स, तो 1 T2 इज 100 सेकेंड्स एंड 100 T1। अब वही स्टोरी सेम हो गई, n निकालना है, m1 बाय m2 इंटू L1 बाय L2 का स्क्वायर इंटू T1 बाय T2 की पावर -2। m1 बाय m2 क्या होगा? m2 डिवीजन में 100 इधर, 1 बाय 100। L1 बाय L2, L1 बाय L2 1 बाय 1000। T1 बाय T2, T2 डिवीजन में 100 इधर डिवीजन में, तो T1 बाय T2 इज 1 बाय 100। उसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 100 इंटू 10 की पावर -3, उसका स्क्वायर इज 10 की पावर -6, 10 की पावर -2, उसकी पावर -2 इज 10 की पावर 4। 1 बाय 100 इज 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 -6 इज -8 और 10 की पावर -4 इज 10 की पावर -4। तो बेसिकली 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज 10 रेज़ टू पावर -4, या 1 जूल, सीधा सीधा बोलूं तो 1 जूल इज 10 रेज़ टू पावर -4 J। क्लियर है क्या? कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई भी स्टेप नहीं समझिए कैसा है ये तो पूछिए। ये सब्स्टिट्यूशन समझ में आया क्या? मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा नहीं है, मैंने थोड़ा सा स्टेप्स खाई है इसमें, तो किसी को बुरा लगा हो तो देखिए m1 बाय m2 कैसे निकला, तो यहाँ पे से m1 बाय m2 निकालना है, तो मैंने क्या किया? m2 इज इक्वल्स टू
100 m1 1 into m2, तो m2 डिवीजन में गया, 100 इधर डिवीजन में आ गया, तो 1/100 इज m1/, उसी तरीके से L1 L2 और उसी तरीके से T1 T2 को सॉल्व किया। क्लियर है क्या? नोट कीजिए इसको। चले, हो गया। थोड़ा जोर से, या मास्क हटा के। हाँ हाँ, ये कैसे निकला ये नहीं समझ। ये तो सेम, यही जो डायमेंशन है वही डायमेंशन यहाँ लिख दिया, बस ये नए सिस्टम में निकालना है जिसमें 1 नया यूनिट इज इक्वल्स टू 100 ग्राम, 100 केजी दिया है, 1 नया लेंथ इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर दिया। किसी ने नया सिस्टम डिफाइन किया, उसमें वो 1 किलोमीटर को स्टैंडर्ड मान रहा है, या उसमें वो 100 मीटर को, भाई उसने जेई में कोई तो भी नया नाम दिया तो उसमें उसको 1 जे को 100 केजी बोला हुआ है। तो वो इसके लिए हमने क्या किया, उसको जो नया सिस्टम है उसको M2 बोला, पुराने सिस्टम को M1 बोला। तो डायमेंशन तो वही रहेंगे, जो पुराने सिस्टम में है वही सेम डायमेंशन नए सिस्टम में भी वही रहेंगे, डायमेंशन चेंज नहीं होंगे। वो कितने को करस्पॉन्ड कर रहे, किस वैल्यू को करस्पॉन्ड कर रहे, वो चेंज हो जाएगा। 1 केजी के बदले 100 केजी आ जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो वी विल स्टॉप एट दिस। कल हम लोग मोस्टली, यानी मोस्टली क्या हो ही गया है हमारा ये टॉपिक, मेरे को लग रहा था आज होगा कि नहीं होगा, तो हमारा ये हो गया है। हम लोग केमिस्ट्री करेंगे, इसके क्वेश्चंस हम लोग केमिस्ट्री होने के बाद, अभी टाइम रहा तो अभी कर लेंगे, और नहीं तो मुझे वैसे भी लगता है कि जब हम वापस रिज्यूम करेंगे तब 1 दिन 2 दिन थोड़ा मैं क्वेश्चंस रिवाइज क्या प्रैक्टिस करा दूंगा, तो उससे आपका जो थोड़ा सा रिविजन है उस समय पे हो जाएगा। इफ यू विल बी, यानी सीबीएसई वालों के लिए स्पेशली, जो कि ब्रेक पे जाएंगे अभी कुछ दिनों बाद, तो अपन उस समय पे उनका रिवाइज करवा देंगे। नोट करने का बचा है क्या?
जिसने नोट कर लिया है वो लोग जा सकते हैं। हाँ बोलिए ना। सैटरडे का लेक्चर में अपलोड करता हूँ। सैटरडे का